जब एक ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप के अंदर एक लड़का लड़की की शादी होती है तो एक फुल ऑन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है। लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, अपना घर है या नहीं, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, बड़ा भाई क्या करता है, बड़ा भाई मैरिड है या नहीं, उसकी जो वाइफ है वो क्या करती है, उसके बच्चे हैं या नहीं है, तो कौन से स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं या किसी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, एंड व्हाट नॉट, दिस जस्ट गोज ऑन। तो ओल्ड आपके ट्रेडिशनल सेटअप के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल एंड कॉन्टेक्चुअल फीचर्स के बारे में बात की जाती है शादी कराने से पहले। वहीं अगर हम लोग एक न्यू टाइप के मॉडर्न सेटअप में बात करने की कोशिश करते हैं शादी की, तो हमारा कंसर्न होता है कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, लड़का और लड़की के बीच में प्यार और सम्मान है या नहीं, बात खत्म। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अपने ओल्ड वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म को में अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो बात हम लोग को कुछ ज्यादा समझ में आती है। ओल्ड क्रिटिसिज्म आपके ऑथर के जीवन, ऑथर की लाइफ एंड ऑथर की बायोग्राफी, ऑथर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, उसने क्या सोच के लिखा होगा, ऑथर का इंटेंशन and so many more context and external features are counted in analyzing a particular text। वहीं पे जब हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो इनका कहना होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑथर क्या सोचता है, हमें तो टेक्स्ट से मतलब होता है। मतलब कि whenever भी you will be talking about new criticism, ये लोग करते हैं क्लोज एनालिसिस ऑफ देयर टेक्स्ट। इनको ठीक न्यू सेटअप की शादी की तरह लड़के से मतलब होता है। मतलब कि इफ वी आर एनालाइजिंग अ टेक्स्ट तो उसके ऑथर और उसके खानदान और उसके स्कूल और उसके हार्ट ब्रेक के बारे में बात ना करते हुए दे टॉक अबाउट द क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज द इंटरनल फीचर्स। तो अगर आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं और इस एग्जाम्पल को आप कभी भी अगर नहीं भूलते हैं, तो ओल्ड वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म के बीच की जो इतनी कंफ्यूजन है, जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है कि आपका जो ओल्ड क्रिटिसिज्म है वो किस टेनेट्स पर काम करता है, न्यू क्रिटिसिज्म का मानना क्या है, एंड व्हाई डिड इट केम एज अ रिएक्शन टू योर ओल्ड क्रिटिसिज्म, वो आपको क्लियर हो जाता है। आई होप इस एग्जाम्पल ने आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को फिक्स कर दिया है। अब आइए हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे एंड वंस एंड फॉर ऑल ओल्ड वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म के कंफ्यूजन को खत्म करेंगे। ओल्ड क्रिटिसिज्म, एज आई सेड, टॉक्स अबाउट और फोकसेस ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स सराउंडिंग द टेक्स्ट। एक्सटर्नल फीचर्स क्या हो गए? एक ऑथर की बायोग्राफी, ऑथर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑथर का सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड वो किस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह रहा है। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि व्हेन वी से बायोग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, व्हाट डू वी मीन बाय देम। बायोग्राफी की आपके जो ऑथर ने किस जगह पर जन्म लिया, उस जगह की क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, वो कौन से स्कूल में गया, क्या उसके माता पिता के बीच में कोई आपस में अनबन हो गई थी जो उसके टेक्स्ट में हमें दिखाई देती है, उसका कहीं हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ था तभी उसने इतना दुखी होने वाली पोएट्री या होने वाला ऐसा कोई वर्क लिखा है। सो ये सब ऑथर की जो पर्सनल जीवन में घुस जाया जाता है उसको हम लोग बायोग्राफिकल डिटेल्स बोलते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच की वो जो आपका ऑथर है कौन से टाइम पीरियड पर जी रहा है। ओ, इस वाले ऑथर के टाइम पे तो 3 मोनार्क बदले गए थे, बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी और तभी हम लोगों को इसके वर्क में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। दिस विल बी नोन एज ए सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देन मॉरल एंड डायडैक्टिक, आपके लिटरेचर का एक पीस ऑफ टेक्स्ट का सोसाइटी में क्या योगदान है, वो अश्लील तो नहीं है, हमारी यूथ को खराब तो नहीं कर रहा है, वो बच्चों को मॉरल सिखा रहा है या नहीं, कुछ उससे हमें सीखने को लेसन मिलता है या नहीं, उसको आप लोग ओल्ड क्रिटिसिज्म में देखने की कोशिश करते हो जो मॉरल एंड डायडैक्टिक के अंदर आ जाएगा। सो मेथड अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आपके ओल्ड क्रिटिक्स जो यूज करते हैं वो होता है कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखिएगा या याद रखिएगा, क्योंकि इससे ही घुमाकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओल्ड वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म में कौन सा ऐसा आपका क्रिटिसिज्म है जो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस एंड आपके एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर काम करता है, जो कि है आपका ओल्ड क्रिटिसिज्म। ये बात करेगा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की हिस्ट्री की, उसकी सोसाइटल कंडीशंस की, उसकी कल्चरल सर्कमस्टेंसेस की, उसकी मॉरल यूटिलिटेरियन अप्रोच की कि भाई ये काम आ रहा है हमारी
यूथ के कि नहीं, इन सारी चीजों को वो देखने का काम करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये ऑथर के इंटेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ऑथर का खुद हार्ट ब्रेक हुआ था तभी उसने ये पोयम लिखी है, ऑथर ने 3 बार शादी की थी तभी वो आपके मैरिटल अफेयर्स के बारे में ज्यादातर थीम्स लिखा करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर के जीवन से कनेक्शन और ऑथर ने क्या सोचा होगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग आपके वर्क को जज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक न्यू क्रिटिक है, आप एक ओल्ड क्रिटिक है, तो आप हैमलेट को किस तरीके से जज करेंगे कि अच्छा हैमलेट को तो शेक्सपियर ने लिखा था। शेक्सपियर के जीवन में एक बहुत दुखद घटना हुई थी कि उनका जो बेटा था हैमलेट नाम से, उसकी मृत्यु हो गई थी, तभी उसने हैमलेट के कैरेक्टर को इतना इंट्रोस्पेक्टिव और इनडेसिसिव नेचर में बनाया है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा दुखी थे। बात यहाँ हैमलेट की हो रही है, एक अच्छे खासे प्ले, उसकी थीम्स और उसमें क्या क्या बताया गया है उसकी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ने सारा जो ध्यान है, कनेक्शन है शेक्सपियर और शेक्सपियर के जीवन पर डाल दिया कि अच्छा उसके जीवन में ये घटना हुई थी, इस टाइम पे वो लिख रहे थे, तभी उन्होंने इस वर्क को इस तरीके से बनाया है। दिस इज नोन एज ओल्ड क्रिटिसिज्म। एक और एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि अगर मैं चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को एक ओल्ड क्रिटिसिज्म के नजरिए से जज करने की कोशिश करूं, तो मैं उस टाइम का जो इंटरफेरेंस था, दैट इज योर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द विक्टोरियन एरा, उस टाइम में किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोशल क्लासेस आपकी बन चुकी थी and everyone was trying very hard to mobilize upwards in their upper class, तो ये सब प्रॉब्लम्स उस टाइम पे चल रही थी जो आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में दिखेंगी। तो आप इंटरकनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो ऑथर के जीवन, उसकी सोसाइटी, उसकी बायोग्राफी एंड व्हाट नॉट। ओल्ड क्रिटिसिज्म के अगर मैं प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करूं तो नंबर 1 नाम आता है हमारे सैमुअल जॉनसन का। मैंने इन पर कई वीडियोस बनाए हैं एंड पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक ऐसे क्रिटिक है जैसे घर की एक बुआ नहीं होती है कि वो हर चीज को बोलती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो ये काम ऐसे करना चाहिए था, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली हमारे सैमुअल जॉनसन वैसा ही काम करते हैं। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट्स जैसा इनका एक बहुत ही फेमस क्रिटिकल एसे है। देन आपका जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है, उसके ऊपर तो इन्होंने शेक्सपियर को उठा के कि शेक्सपियर को शोभा नहीं देता है इस तरीके से यूनिटीज का इस्तेमाल ना करना, उन्होंने इस तरीके से पंस का इस्तेमाल किया हुआ है एंड व्हाट नॉट मेरिट्स एंड फॉल्ट्स इन्होंने निकाले हैं जो मैंने बताए हुए हैं। तो सैमुअल जॉनसन ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर एक बहुत ही बोल सकते हैं कि मेजर प्रोपोनेंट माने जाएंगे, जो बायोग्राफी, हिस्ट्री एंड मॉरल डिटेल्स को कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं while he is judging a work. Another very important person or practitioners of old criticism will be your Matthew Arnold. आप सभी को पता है कि ये दरोगा जी थे एंड जब अपनी सोसाइटी में जब चारों तरफ सोसाइटी को देखा करते थे तो उसको कल्चर से बहुत ज्यादा जोड़ा करते थे। इनका जो वर्क है कल्चर एंड एनार्की, उसके अंदर भी ये शिष्ट और अशिष्ट होने के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान देते हैं। खुद इतने ज्यादा कल्चर एंड लिटरेचर के कनेक्शन को या फिर मोरालिटी को, डायडैक्टिज्म को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अपनी खुद की पोएम को एम्पिटोकल्स ऑन एटना को अपने आगे के पब्लिकेशन से हटा देते हैं कि नहीं ये मेरी जनता को डिप्रेस कर सकता है। तो ये इतने ज्यादा यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के थे लिटरेचर को लेके और कॉन्टेक्स्ट बेस पर ये काम करते थे। तो ओल्ड क्रिटिसिज्म के इन 2 प्रैक्टिशनर्स को याद रखिएगा। नाम तो बहुत ही सारे हैं ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं, जो आपका डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई आपका डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म करता है। ओल्ड क्रिटिसिज्म आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट के बिना तो ये बात करते ही नहीं है। टॉकिंग अबाउट प्रॉज एंड कॉन्स, अगर आप एक ओल्ड क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आप देखेंगे कि हम एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो उसका प्रॉज ये होगा कि आप उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चरल इनसाइट्स को अटैच करके पढ़ना चाहोगे। कौन उसका सबसे बड़ा या नुकसान या लिमिटेशन बोलेंगे उसकी सबसे बड़ी ये है कि आप जब ओवर रिलायंस दिखाने लगते हो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रादर देन फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट कि भाई टेक्स्ट में क्या लिखा है, थीम में क्या लिखा है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उन सबको छोड़ के आपने ऑथर के जीवन में क्या चल रहा था, वो किस टाइम पे लिख रहा था, उस पे जब आपने अपना ध्यान दे दिया तो इट इज कंसिडर्ड दैट यू आर कल्चरली टू मच इन्वॉल्व्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ, कि आपने टेक्स्ट में क्या लिखा है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा। और इसी वजह से
न्यू क्रिटिसिज्म आपके सामने आता है विच केम एज अ रिएक्शनल आइडियोलॉजी कि ये भाई कौन सा तरीका है कि अगर हमारे सामने लिटरेचर का एक टेक्स्ट रखा हुआ है तो हम उस टेक्स्ट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के ऑथर के जीवन में उस टाइम पे कौन से पीरियड पे वो राज कर रहा था, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म केम एज अ रिएक्शन इन 20th सेंचुरी, जो कि आपके एक्सेसिव रिलायंस ऑन हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को रिजेक्ट करता है। और इनका सीधा सा मानना ये है, आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास को याद रखिएगा कि इनके सामने अगर एक टेक्स्ट आता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके ये उसकी क्लोज रीडिंग करते हैं। अब रीडिंग आप किस चीज की करोगे? जब आपने ऑथर को अपने जीवन से उस टेक्स्ट से निकाल दिया, उस टेक्स्ट में जो लिखा है उसके शब्दों को पढ़ोगे, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सी थीम्स, कौन सा स्ट्रक्चर उस टेक्स्ट में यूज किया गया है, उसको पढ़ने में आप लोग अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे रादर देन टॉकिंग अबाउट कि अरे ऑथर के जीवन में तो लव अफेयर चल रहा था। सो आपके न्यू क्रिटिसिज्म का जो तरीका है वो है क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जहां पर आप वर्ड्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द टेक्स्ट पर ज्यादा ध्यान देते हो। आपके इस पर्टिकुलर न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड क्रिटिसिज्म, जो एक्सटर्नल डिटेल्स के ऊपर बात करता है। यहां पर आपकी ऑथर की जो इंटेंशनल फैलेसी होती है कि हम लोग सोच लेते हैं कि अच्छा ऑथर का ये इंटेंशन है इस मैसेज को पहुंचाने का या मुझ तक इस बात को कहने का, उसको पूरी तरीके से हम लोग साइडलाइन एंड रिमूव कर देते हैं। एंड अलोंग विथ ऑथर वी आल्सो टॉक अबाउट द रीडर्स रिस्पॉन्स, कि हम लोग एक वर्क को अगर लिख रहे हैं या लिखा हुआ है तो विदाउट जजिंग कि हमारी रीडर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, हम लोग उसको बिना बायस्ड होकर जज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मेन आपके न्यू क्रिटिसिज्म का जो मेथड रहेगा वो होगा सीधा सीधा टेक्सचुअल एनालिसिस, जहां पर आप पोएट्री को या टेक्स्ट को, प्रोज जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको, उसकी इमेजरी देखोगे, उसमें क्या क्या सिंबोलिज्म यूज किया गया है, क्या आयरनी है, क्या मेटाफर है, क्या मीनिंग निकलता है उस वर्क का, उस पर ज्यादा ध्यान देते हो, स्ट्रक्चर के बारे में बात करने की कोशिश करते हो रादर देन टॉकिंग अबाउट द इंटरनल लाइफ ऑफ योर राइटर। ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म के बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं एंड न्यू क्रिटिसिज्म एज एन आइडियोलॉजी बहुत सारी आपकी फील्ड्स में बढ़ जाती है कि जब आपका न्यू क्रिटिसिज्म आता है, फॉर्मलिज्म आता है, स्ट्रक्चरलिज्म, डी स्ट्रक्चरलिज्म आपका आता है, देन धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज आपके सामने आ जाती है जिसमें आपका पूरा लिटरेरी थ्योरी समाया हुआ है। तो इसके अगर हम लोग बिल्कुल फाउंडिंग फादर्स बोलेंगे हैं आपके टी.एस. इलियट, जिन्होंने बात की है ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पर्सनैलिटी की। ऑल्दो हम लोग इनको ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये एक ट्रांजिशन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं ऑलरेडी अलोंग विथ मैथ्यू अर्नोल्ड। नाम सुन के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि अभी अभी तो आपने हम लोग को ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ाया। तो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड इज वन सच पर्सन जिन्होंने ट्रांजिशन किया है अपने भी थॉट्स को लेके। पहले वो बात करते हैं लिटरेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी के बारे में, धीरे धीरे वो आगे जाके उनके वर्क्स में वो दिखाते हैं कि कैसे एक राइटर और एक क्रिटिक को ऑब्जेक्टिविटी या इम्पर्सनैलिटी बरतनी चाहिए अपने वर्क्स के साथ, एंड अपनी जो पूरी थिंकिंग एंड इंटेंशन है वो अपने टेक्स्ट में नहीं डालनी चाहिए। सेम गोज विथ योर टी.एस. इलियट। इसीलिए आप कभी भी न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टी.एस. इलियट को फाउंडिंग फादर्स माना जाता है, क्योंकि जिस टाइप का क्रिटिसिज्म लिखा जा रहा था उससे एक ट्रांजिशन निकाल के ये न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं, जहां पर इनका फोकस टेक्स्ट एनालिसिस पर ज्यादा चला जाता है rather than talking about the other contextual details. We have John Crow, Ransom, Cleaneth Brooks, we have F.R. Lewis and what not, जो आपके न्यू क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाते हैं। इसका अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो अब अगर आप एक न्यू क्रिटिक बन चुके हैं और आपके सामने शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 है, तो विदाउट थिंकिंग अबाउट शेक्सपियर एंड शेक्सपियर का जीवन, उसके जीवन में कितनी वाइफ रही, कब उन्होंने पढ़ाई की, कौन से स्कूल में गए, आप उनकी सोनेट को उठाएंगे। सबसे पहले तो सोनेट आपकी जो पोएट्री है उसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये 14 लाइन की पोएम्स होती है, इसमें इस तरीके की इमेजरी, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके की राइम स्कीम इस्तेमाल की है। बेसिकली उस पर्टिकुलर सोनेट के इंटरनल फीचर्स पर आपने ज्यादा फोकस किया है रादर देन ऑन शेक्सपियर हिमसेल्फ। ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यू क्रिटिक का जो प्रॉज या पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं वो ये है कि ये डिटेल्ड एंड डिसिप्लिन रीडिंग करते हैं आपके टेक्स्ट की। दे टॉक अबाउट द इंटरनल फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप अ टेक्स्ट, जो एक टेक्स्ट को टेक्स्ट बनाता है। तो ये उन टेक्स्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं
एंड क्योंकि ये इंटरनल फीचर्स को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो इनकी एक लिमिटेशन मानी जाती है कि आपके न्यू क्रिटिसिज्म के तरीकों में आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट या फिर किसी भी तरीके का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये अगर आपके हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है तो आप इसको कौन से हटा सकते हो? हर चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। सो दिस वाज योर ओल्ड क्रिटिसिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म। एंड अगर आप चाहें तो मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा, एक प्रॉपर वे में, बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स में ऐसा एक कंपैरिजन देखा, तो आई वांटेड ये मेरे स्टूडेंट्स के पास जरूर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ना, एंड मैंने जो जो पढ़ाया आपको लगेगा कि ये इस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, एंड कभी भी फिर आप ओल्ड वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे और भूलोगे नहीं। डू चेक आउट द इंटायर ओल्ड क्रिटिसिज्म जो मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ाया है, एंड द इंटायर न्यू क्रिटिसिज्म आइडियोलॉजी एंड ऑल द लिटरेरी थ्योरीज इस कोर्सेज के अंदर, along with watching other my paid courses as well। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दीज कोर्सेज, बिकॉज मेरी कोशिश ही रहती है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेके आपको डराया जाता है या जिनको लेके कभी भी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती है, उनको इन्हीं रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊं। तो जरूर से आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो वी विल सेंड यू द डेमो लेक्चर्स, जिसको पहले आप देखकर अपने मन को सेटिस्फाई करके तब इन कोर्सेज को जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डू बी अ पार्ट ऑफ आवर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जहां पर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मैंने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, एंड क्या वो मुझे आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर आपको मिसलेनियस एज वेल एज पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो मिलती है, सेग्रीगेटेड भी मिल जाएगी, मिसलेनियस भी मिल जाएंगी, जैसी प्रैक्टिस करना चाहो, लेकिन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डू बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी कनेक्टिविटी एंड बहुत सारी सर्विसेज मुझसे मिल जाती हैं जो आप लोग की प्रिपरेशन को बेटर बनाती है। डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक आप इस तरीके से कौन से टॉपिक पर पढ़ना चाहोगे। आई वुड लव टू सी योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।